नमस्ते बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 2 लाख की चूड़ियाँ, जो कि लेखक कामता नाथ जी की रचना है। मैं पढ़ते भी जाऊंगी और व्याख्या भी करती जाऊंगी। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था। बदलू एक व्यक्ति था जो कि गांव में बहुत ही प्यारा था, क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। लाख एक नया शब्द है बच्चों आप लोगों के लिए। लाख एक ठोस पदार्थ होता है, करीबन लाल या मैरून के जैसे रंग का होता है। इसे आग में गलाकर मन चाहे उसको आकार दिया जाता है, तो इससे चूड़ियाँ बनती हैं। बिहार में बहुत ही फेमस है, ये बहुत ही प्रसिद्ध है। मुख्य समारोह में, अच्छे अच्छे कार्यक्रम में, शुभ कार्यक्रम में लाख की चूड़ियाँ पहनी जाती है। इसे शुभ माना जाता है। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती। मामा मम्मी के भाई को कहते हैं। तो बच्चा कहाँ जाना चाहता था? मामा के गांव। चाव मतलब इच्छा, बहुत ही बड़ी उसकी इच्छा थी जाने की। क्यों? क्योंकि जब वह वापस आता तो उसके पास रंग बिरंगी गोलियां होती। मतलब किसकी गोलियां? वही लाख की गोलियां, जिसको गलाकर सुंदर सुंदर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। तो वो बच जाने पर शायद गोल गोल गोली बनाकर बदलू बच्चे को दे दिया करता था। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था, परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहा करता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। रिश्तेदारी के अनुसार मामा के गांव जाने पर वहाँ के प्राय सभी व्यक्ति मामा ही हो जाते हैं, पर लेखक जो थे वो मामा न कहकर काका कहते थे, क्योंकि गांव के अन्य बच्चे भी उन्हें बदलू काका कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के सामने बड़ा सा सहन था, जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। सहन मतलब आंगन। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। मतलब नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर वह अपना भट्टी बनाया था। भट्टी जानते हो बच्चों? एक आग होता है और एक तरफ कोयला होता है, आग का कोयला, और दूसरी तरफ एक डंडा जैसा होता है जिसको टानने पर आग दहक जाती है हवा से, और उसमें लाख को पिघलाया जाता है, मतलब गलाया जाता है। तो ये भट्टी उसकी कहाँ पे थी? नीम के वृक्ष के नीचे। बगल में भट्टी दहकती रहती, जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती, जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। मतलब लाख को गलाने पर वह मुलायम हो जाता था। उसे क्या करता था? वह बेलन जैसे एक सलाख होता है, बेलन जानते हो बच्चे, जिसे मम्मी रोटी बनाती है, तो उसके ऊपर ही लपेटकर वह चूड़ी का आकार मतलब गोल आकार देते थे। पास में 4-6 विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुंगरियाँ रखी रहती थीं, जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। मतलब विभिन्न आकार की चूड़ियाँ उनसे बनती थी। मुंगेरिया मतलब होता है बेलन जैसे डंडा होता है, जिसको मारकर कपड़े धोया जाता है, कपड़े धोने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसको मुंगेरिया कहते हैं। लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता, और तब एक एक करके पूरे हाथ की चूड़ियाँ बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता। तो पहले चूड़ियों के आकार दी जाती थी, फिर उसके बाद उन पर रंग किया जाता था। बदलू का यह कार्य सदा ही एक मचिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मचिया मतलब जिसे हम लोग चलती फिरती भाषा में खटिया कहते हैं। ये हाथ से बनाया जाता है, कुछ पतली फीते जैसे होते हैं जिसमें बुना जाता है, या नारियल की रस्सी होती है जिससे वह बुना जाता है। एक रेक्टेंगल आकार का एक खुट्टी, चार तरफ खुट्टी देकर उसको बनाया जाता है। वो मजबूत भी होता है, उसको यहाँ वहाँ ले जाने में सुविधा भी होती है। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता है, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता। हुक्का मतलब पुराने ज़माने में इसे एक नशे की चीज़ थी, जिसे पीने पर गुड़ 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 आवाज़ होती थी और धुएं निकलते थे।
गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियाँ बनाते देखते रहता। लल्ला मतलब प्यार से उसे पुकारना। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियाँ बनाता। पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। मतलब चूड़ियाँ बन जाने पर वो क्या करता था, बेलन में डाल देता था और उनको देखता रहता, निहारता रहता, जैसे कि वह किसी नववधू की कलाई को निहार रहा हो, देख रहा हो। बदलू मनिहार था। मनिहार मतलब जो चूड़ी, फीते, बिंदी, क्लिप, चूड़ियाँ ये सब जो बेचते हैं उनको मनिहार कहते हैं। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक पेशा मतलब होता है जो दादाजी पिताजी से ये व्यवसाय चला आता हो। पेशा मतलब व्यवसाय, जो पैतृक मतलब बहुत ही पुराना बाप दादा के समय से करते आ रहे हैं। तो वो एक पुराना पेशा घर का था जो वो करता चला रहा है, उसको कायम रखा हुआ है। वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत मतलब बेची जाती थी, लोग बहुत पसंद करते थे, खरीद लेते थे। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। मतलब इतना प्रसिद्ध था कि उसके गांव तो गांव, आसपास के गांव में भी उनकी चूड़ियाँ पसंद की जाती थी, ले जाया जाता था। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसे से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। तो ये वस्तु विनिमय क्या होता है बच्चों? जैसे कि बदलू चूड़ियाँ देगा, इसके बदले वो जो चूड़ियाँ ले जाएंगे वो क्या करेंगे, कुछ सामान देंगे। इस तरह से वो वस्तु विनिमय करके चूड़ियों को बेचता था। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जीत पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही है और होता है। मुझे याद है, मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। मनाने में लोहे लग गए, ये एक मुहावरा है। मतलब शादी में क्या हुआ, बदलू बिगड़ गया, मतलब बहुत गुस्सा हो गया। फिर उसे मनाने में क्या हुई, लोहे लग गए, मतलब बहुत परेशानी हुई। क्यों? क्योंकि सारे वर्ष किसी भी समय चूड़ियाँ वह किसी के मूल न लेकर, चूड़ियों का दाम न लगाकर वह बेचता था। वस्तु विनिमय हो या न हो, वह चूड़ियाँ दे देता था। पर शादी विवाह के मौके पर वह चाहता था कि वह जितना मांगे उसे उतना ही दिया जाए। तो इस बात पर वह बिगड़ गया था और उसे मनाने में बहुत परेशानी हुई थी। विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतने बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। मतलब शादी में उसकी पत्नी को कपड़े, उसे पगड़ी और रुपये मिलते। उसको यह बहुत ही सम्मान के रूप में देखता था। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। मतलब बदलू को लाख की चूड़ियाँ पसंद थी, कांच की चूड़ियों को वो पसंद नहीं करता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथ में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुर्र उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। कुर्र उठता मतलब अंदर ही अंदर गुस्सा हो जाना। मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता। कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मतलब किससे बातें किया करता था बदलू? का लेखक से, जो कि मामा के गांव में जाने पर उनके पास बैठते थे, काफ़ी समय बिताते थे और बदलू उससे काफ़ी बातें किया करता था। जैसे पढ़ाई के विषय में पूछना, घर के बारे में,
उसके बाद शहर का जीवन कैसे होता है, क्या होता है, उसके बारे में वो जानता था। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मूंछ ना आ जाए। मतलब बदलू कहता था कि शहर की ज़िंदगी अलग ही है, वहाँ की औरतें मॉडर्न है, आधुनिक है। वो अगर पहनेंगी कलाइयों में लाख की चूड़ियाँ जो कि मोटी होती हैं, भारी होती हैं, पहनेंगी तो कलाइयों में मोच आ जाएगी, इसीलिए वे कांच की चूड़ियाँ पहनती हैं जो कि हल्की होती है। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। खातिर करना मतलब उसे प्यार करना, उसे खाने को देना। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज़ उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। मतलब अगर आम का दिन न हो तो उसे दूध का मलाई मिलता, और अगर आम का दिन है तो उसे 2-4 आम खाने को मिल जाता। इस तरह बदलू उनका खातिर करता था। परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह यह था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। तो सबसे अच्छी, सबसे मेन इंटरेस्टिंग बात थी कि उसे रोज़ गोलियां मिलती थी। किसकी गोलियां? लाख की गोलियां। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। बहुधा मतलब प्राय सब समय, हर गर्मी की छुट्टी में बदलू कहाँ चले जाते थे? अपने मामा के पास, और 1-आध महीना मतलब 30 दिन या 15 दिन वहाँ रहकर वापस आते थे। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा, तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। मतलब उनके पिताजी शायद कोई सरकारी दफ्तर में काम करते थे, जिसके कारण उनका तबादला हो गया, बदली हो गया, जिसके कारण 2-3 बार मामा के यहाँ घर जाने के बाद कुछ दिनों के लिए उनके लंबी अवधि हो गई, गैप हो गई, नहीं जा पाए। और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। मतलब इतने समय के अंतराल में वह कुछ बड़ा भी हो गया होगा, तब उसे लाख की गोलियों के प्रति उतनी रुचि नहीं रह गई। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान नहीं आया। 8-10 वर्ष के बाद जब वह गया, उसे बदलू उतना याद नहीं आया। लेकिन जब छोटे में जाता था तो उसे बदलू तुरंत याद आता था और उसी के गोलियों की आकर्षण में ही वह जाता था। पर इस बार वह बदलू को ध्यान नहीं कर पाया, क्योंकि उसे गोलियों को उतना याद नहीं था, उतनी रुचि नहीं थी। इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। तो पहले तो उसके गांव, बदलू के गांव और आसपास के गांव, सभी गांव में क्या पहनते थे? लाख की चूड़ियां। पर अभी कुछ दिनों में वो क्या देख रहा है? कांच की चूड़ियां पहने हैं सभी। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। विरले मतलब कुछ चुनिंदा, बहुत ही थोड़े हाथों में उसने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरी मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। कौन गिर गई बरसात के दिन में? मामा की छोटी लड़की। और ये कांच की चूड़ी क्या हुई? टूटकर उसके कलाई में घुस गई, जिससे वह खून बहने लगा। मेरी मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। तब लेखक को ख्याल आया कि नहीं, मुझे अब शायद बदलू से मिलना चाहिए। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। बदलू कहाँ लेटा हुआ था? उसी खाट पर जिस पर वह पहले बैठकर काम किया करता था।
नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा, क्योंकि बड़ा हो जाने पर पहचानने में उसे तकलीफ़ हो रहा था। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियाँ बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। तो बच्चा जो बड़ा हो गया उसने बताया कि मेरा नाम है जनार्दन और मैं ही आपसे लाख की गोलियाँ बनाकर ले जाया करता था। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। मानो वह अपनी स्मृति पटल मतलब याद की हुई चीज़ों को, याद की हुई चित्रों को वह उतार रहा हो, मतलब देखने की कोशिश कर रहा हो, याद करने की कोशिश कर रहा हो। अतीत के चित्र मतलब जो बहुत दिनों तक नहीं याद किए गए हैं, भुला दिए गए हैं। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला, बैठो, मैं बहुत दिनों बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मछिया ही नजर आई, न ही भट्टी। मछिया मतलब छोटा सा एक चौकी की तरह होता है ना, जिस पर बैठ के वो काम किया करता था पहले, वो नज़र नहीं आया। और जिस पर वो लाख गलाया करता था वो भट्टी भी दिखाई नहीं दिया। आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब तो। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है न यह लल्ला। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है लाख में कहाँ संभव है। मतलब अब परिस्थिति हालात बदल गए थे और गांव में भी कांच की चूड़ियाँ आ गई थी। बिरले ही मतलब बहुत कम लाख की चूड़ियाँ देखी जा रही थी, जिस पर बदलू का कहना था कि कांच की चूड़ियाँ जो मशीन से बनाई जाती है उसमें सुंदरता ज़्यादा होती है बजाय हाथ से बनाए हुए लाख की चूड़ियों को। इसलिए कांच की चूड़ियों को सभी पसंद करने लग गए थे। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है। मैंने कहा, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। अवस्था मतलब हालात। लाख की चूड़ियाँ न बेची जाने के कारण उसकी अवस्था खराब हो गई थी। ठीक उसी तरह उनका शरीर भी ढल गया था, मतलब कमज़ोर हो गया था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थीं। नसें उभर जाना मतलब भेन दिखाई देना, उसे उम्र हो गया था। जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। मतलब जनार्दन के मन की बात को वह समझ गया कि वो नहीं, उसको दमा नहीं है, यह कभी कभी खांसी हो जाती है। यही महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। व्यथा मतलब दर्द। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। मशीन ने हाथ काट दिए मतलब मशीन से चीज़ें बनने के कारण बहुत सारे लोग जो उस काम को खुद करते थे वो नहीं करते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे लोग क्या हो गए, बेकाम के हो गए। इस तरह से मशीन लोगों का समय, लोगों का काम ले लिया और लोगों को बेकाम का बना दिया। आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी। अरे रज्जो,
लल्ला के लिए आम तो ले आ। बचपन में जो वो आम खाता था उसे अभी भी याद था, इसलिए वह बात को बदलते हुए बदलू को पूछा कि अब आम की फसल कैसी है। तो उसने उत्तर दिया, बहुत अच्छी है, और अंदर से अपनी बेटी को आवाज़ दी रज्जो को कि लल्ला के लिए आम लेकर आए। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ़ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल ही गया था। मुखातिब होकर मतलब उस तरफ घूमकर, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा। मतलब उनको अभी भी याद था कि वो बचपन में आम खिलाते थे और अभी बिना आम खिलाए उसे भेजना नहीं चाहते हैं। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हुआ है जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका, मैंने पूछा। मतलब मलाई याद आने पर बदलू को याद कराया कि गाय के विषय में, गाय अच्छी है ना काका। तब बदलू क्या कहता है, गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। इतने में रज्जो उसकी बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊँगा, मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके चौगुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरे वाले देना। देखो लल्ला कैसे हैं। इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। सिंदूरी आम मतलब उस आम का नाम है। उसने अपने बेटी को कहा कि 4-5 आम छांट कर उन्हें दे दो। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। अंजुली मतलब दोनों हथौलियों को जोड़कर बनाया जाता है। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। मतलब रज्जो क्या पहनी थी, लाख की चूड़ियाँ, और गोरी गोरी हाथों में वो लाख की चूड़ियाँ बहुत ही सुंदर लग रही थी। फबना मतलब सुंदर लगना। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बना था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मतलब रज्जो जो चूड़ी पहनी थी लाख की, वह किसके लिए बनी थी, जमींदार साहब की बेटी की शादी के लिए। पर जमींदार साहब उसके बदले क्या दे रहे थे, 10 आने पैसे, जो कि बदलू को मंजूर नहीं था और उसने इसलिए कहा कि जाओ शहर से ले आओ। तो बदलू को तो ये आदत थी कि पहले से ही कि वह शादी में नहीं छोड़ता, शादी में उसे जो मन चाहे, उसको मन चाहता वही देना पड़ता था। तो इस तरह से वह चूड़ी नहीं दिया और वह चूड़ी रज्जो पहनी थी। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। मतलब बहुत कमज़ोर हो गया था, अवस्था भी खराब हो गई थी, पर उसने जमींदार को जमींदार साहब की बेटी की शादी में लाख की चूड़ियाँ कम दाम में नहीं दी। यह उसको बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही पसंद हुआ ये बात। बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था, आसानी से टूट जाए। मतलब बदलू का जो व्यक्तित्व था, जो उसका कैरेक्टर था, वह कांच की चूड़ियों की तरह ना होकर लाख की चूड़ियों की तरह था, जो कि ये बहुत ही मजबूत होता है। और तो ये पाठ किसकी है रचना, कामता नाथ की। आज तक बच्चों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।